जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम समास के बारे में कुछ चर्चा कर लें। एक बार राजा भोज के दरबार में एक विद्वान कवि आए। दरबार के राजकवि ने समयाभाव के कारण उनसे संक्षेप में अपनी कविता सुनाने का अनुरोध किया। कवि समासे वद अर्थात कवि संक्षेप में कहो, किंतु कवि ने समासे वद का अर्थ लगाया समास कितने हैं और क्या हैं उनके विषय में कहो। वे आशु कवि थे। उन्होंने समास की चर्चा करते हुए श्लोक में अपनी जीवन कथा सुनाई और उनकी आत्मदीनता भी प्रकट हुई। समास के प्रकार भी आ गए। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम व्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय ये नाहम श्याम बहुब्रीहि। इस श्लोक का मतलब यह है कि हे महाराज, मैं द्वंद्व हूँ, अर्थात मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी है। मैं द्विगु अर्थात दो गायों वाला हूँ। मेरे घर में धन की कमी है। और हे तत्पुरुष महामान्य, आप मुझे वह काम धारण करावें अर्थात मेरे दुर्भाग्य को दूर करें ताकि मैं बहुब्रीहि बन जाऊं, बहुत धन धान्य वाला हो जाऊं। इस तरह से एक श्लोक में विद्वान ने अपनी सारी बातें कह दी। संस्कृत व्याकरण में समास का अध्ययन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी समझा जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा सामासिक है। वहाँ थोड़े में बहुत कुछ कहना पड़ता है, किंतु हिंदी की प्रकृति सामासिक न होकर विश्लेषणात्मक है। फिर भी हिंदी में संस्कृत के अनेक सामासिक पदों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ समास का अध्ययन अगर हम आपस में करते हैं तो हिंदी वालों को भी ये चीज जानना चाहिए। समास का अर्थ है संक्षेप। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। हिंदी व्याकरणों में समास की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने अपने शब्दानुशासन में प्रकारांतर से गुरु जी की ही परिभाषा को संक्षेप में दोहराया। उनका कहना है, अनेक शब्द मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाता है। क्या कहा उन्होंने? अनेक शब्द मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाता है। गुरु जी की परिभाषा की अपेक्षा वाजपेयी जी की परिभाषा कुछ अधिक स्पष्ट है, क्योंकि इसमें पद बनने पर बल है। सच तो यह है कि समास में शब्दों का नहीं पदों का परस्पर संबंध होता है, और उन पदों का समास द्वारा एक शब्दीकरण नहीं एक पदीकरण होता है। समास की दो चार विशेषताओं का उल्लेख किया जाए तो ठीक है। पहला, समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। दूसरा, वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं, एक पदी भावः समासः। तीसरा, समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। चौथा, समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। यह नियम संस्कृत तत्सम में अत्यावश्यक है। हिंदी में कहीं कहीं संधि नहीं भी होती। पंडित किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार समास का प्रयोग हिंदी में आवश्यकतानुसार ही होता है। अधिक प्रयोग तत्पुरुष का होता है और कम बहुब्रीहि का और द्वंद्व का बहुत कम। कर्मधारय भी हिंदी में बहुत कम चलता है। तत्पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष का ही अधिक प्रयोग है। समास और संधि में अगर अंतर पर में चर्चा की जाए तो समास में दो पदों का योग होता है, किंतु संधि में दो वर्णों का। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है, जबकि समास को इस मेल या विकार से कोई मतलब नहीं होता। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास का विग्रह होता है। जैसे पीतांबर में दो शब्द हैं, पीत और अंबर। संधि विच्छेद होगा पीत अंबर, जबकि समास विग्रह होगा पीत है जो अंबर या पीत है जिसका अंबर पीतांबर।
अर्थात हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होती है, जबकि समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में। यही कारण है कि हिंदी पदों के समास में संधि आवश्यक नहीं है। हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत के व्याकरण के आधार पर हुआ। इस संबंध में हिंदी की प्रकृति संस्कृत के अनुकूल है, और जो पंडित जी ने, गुरु जी ने बताया था, ब्राह्मण देवता ने, कि श्लोक के 6 भेद हैं, उनमें से कुछ छोड़ दिए गए हैं और कुछ स्वतंत्र समासों में न आने वाले भी जोड़ लिए गए हैं। कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के ही भेद हैं, जिन्हें वहां अलग रखा गया है। शेष 4 समास स्वतंत्र हैं। एक केवल समास छोड़ दिया गया है। केवल एक समास होता है। केवल समास किसे कहते हैं अभी हम चर्चा करें। जिसकी कोई संज्ञा न हो उसे केवल समास कहते हैं। इसमें सामासिक पद संज्ञा के समान न होकर विशेषण जैसा होता है। इसमें एक ही वचन के कारक पद का दूसरे वैसे ही कारक पद में समास होता है। जैसे पूर्व पहले, भूत हुआ, अर्थात भूत पूर्व जो पहले हुआ, पूर्व पहले, उक्त कहा गया, पूर्वोक्त, अर्थात 2 पदों का ही समास होता है और इसमें पद रूप का उलटफेर हो जाता है, कभी आगे लगेंगे कभी पीछे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम उसे कहते हैं जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो जाए। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और जो अव्यय होता है वही प्रधान होता है। संस्कृत में सामासिक पद अव्यय हो जाने के कारण इस समास का आकारांत पद भी अकारांत हो जाता है। और जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये बेखटके, बेकाम, अभूतपूर्व इत्यादि। इसमें समस्त पदों को तोड़ने में, उनको अलग करने में हिंदी में बड़ी कठिनाई होती है। तमाम प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। इसके बाद भी हिंदी में जिन समस्त पदों में द्विरुक्ति मात्र होती है वहां विग्रह करने में पदों को अलग किया जाता है और पदों को अलग करके केवल 2 पदों को हम अगर अलग कर लेते हैं बस। संस्कृत में प्रतिदिन, दिन दिन, यथाविधि, विधि के अनुसार, और यहाँ हिंदी में होता है कि कभी कभी अव्ययी भाव वाले समस्त पदों के बहुब्रीहि होने का भ्रम हो जाता है। ऐसी दशा में यह देखना चाहिए कि समूचे पद का प्रयोग क्रिया विशेषण अव्यय की तरह से हुआ है या नहीं। यदि क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है तो उसे अव्ययी भाव मानना चाहिए, और यदि क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त हुआ है तो उसका विग्रह बहुब्रीहि की तरह भी किया जा सकता है और तब वह बहुब्रीहि समास माना जाएगा। जैसे निडर, बिना डर के, अव्ययी भाव। नहीं है डर जिसे, बहुब्रीहि। अनजान, बिना जाने, अव्ययी भाव। वह जो नहीं जानता हो, बहुब्रीहि। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। इसके पहले पद में कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों वाले पद अप्रत्यय रूप में रह सकते हैं। इस समास के 3 भेद हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। और इसके बाद हमें लगता है कि इन सारे समासों में तत्पुरुष हुआ, 8 मिनट का हो गया।